हाँ तो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे। मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हम सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मीटर ब्रिज। बेटा देखिए, मीटर, जैसा कि आप पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं, उसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती थी? P/Q = R/S। PQRS क्या होते थे? रेजिस्टेंस होते थे। तो देखिए, जो मीटर ब्रिज है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मीटर ब्रिज सेम कंडीशन रहेंगी, वही व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या यूज था? वो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करता था। तो नाउ मीटर ब्रिज भी किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ ये रजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकता है। यानी ये रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी दोनों की वैल्यू को फाइंड करता है। कौन? मीटर ब्रिज। आइए इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कैसे इसे बनाते हैं। तो सुने ध्यान से बेटा। सबसे पहले इसमें एल टाइप स्ट्रिप होती है, जो कि कॉपर स्ट्रिप होती है। बेटा मैं साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ। एल टाइप कॉपर स्ट्रिप होती है। एक कॉपर की स्ट्रिप यहाँ होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहाँ है एक स्ट्रेट स्ट्रिप। इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद एक और एल कॉपर स्ट्रिप होती है। मैं डिस्टेंस इक्वल लेने की कोशिश करूँगा। एक एल टाइप कॉपर स्ट्रिप होती है। ये बेटा, यहाँ पर कनेक्शन पेच होते हैं, स्क्रू होते हैं, और यहाँ पर एक मीटर लॉन्ग वायर होता है जो कनेक्टेड होता है 1 मीटर। और इस सर्किट में यहाँ सेल यानी बैटरी के और बेटा ये इस प्रकार कनेक्टेड होती है। यहाँ से करंट फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है और इस डायरेक्शन में भी जाता है। यहाँ फिर 2 स्क्रू होते हैं। यहाँ कनेक्ट होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ कनेक्टेड होता है अननोन रेजिस्टेंस। राइट बेटा, अननोन रेजिस्टेंस। बेटा यहाँ पर इसको नंबरिंग करते हैं ए, यह होता है सी, और यहाँ जो स्क्रू होता है बेटा इससे कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जॉकी से। किससे? जॉकी से, और इस पॉइंट को कह देते हैं बी।
और यहाँ बेटा एक लगा होता है मीटर स्केल, यहाँ होता है जैसे 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये है मीटर स्केल। ये तो डिजाइन हो रही है केवल, ऐसे इस पर इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब बेटा इसको समझिए, देखिए क्या होता है, समझना ध्यान से बेटा। मीटर ब्रिज किस पर बेस्ड है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो देखिए आप यहाँ पर 2 एल टाइप कॉपर स्ट्रिप होती हैं जो थिकर होती हैं, जिससे इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यानी हम क्या करते हैं, जो कॉपर की स्ट्रिप होती हैं इसे थिकर लेते हैं, जिससे इसका रेजिस्टेंस लो होता है, जिससे इसमें करंट आसानी से फ्लो होती है। इसके बाद हमारे पास होता है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबा वायर या लेंथ वायर, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। और ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और इसमें ये जो वायर है, ठीक है ना बेटा, ये जो वायर है इसके लिए जो मेटल लिया जाता है वो कौन सा होता है अपना? इसको हम बोलते हैं, या तो ये होता है, इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, यू कॉमन, यानी या तो ये यूरेका का होता है, यूरेका, या कॉन्स्टेंटिन, या मैग्नीन, या नाइक्रोम। सुन लें आप, यूरेका या यहाँ पर कॉन्स्टेंटन, म का मतलब मैग्नीन और न का मतलब नाइक्रोम, इनमें से ये वायर होगा। इस प्रकार की मेटल्स का ये वायर होगा। अब यहाँ पर यही क्यों यूज करते हैं, तो इसका कंसेप्ट समझें बेटा, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा इसकी रजिस्टिविटी जो होती है रो, ये तो होती है हाई, और एक होता है रजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट बेटा। रो यानी रजिस्टिविटी हाई होती है, और एक होता है क्या बेटा? टेम्परेचर रजिस्टिविटी कोफिशिएंट, जिसको लिखते हैं अल्फा से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ये होता है नेग्लिजिबल, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है, राइट बेटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप? देखिए इसकी वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबल, इसकी वैल्यू क्या है? हाई, इसलिए इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। यानी अगर एक्सपेरिमेंट करते समय यदि इस वायर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो भी जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है? हाई, और अल्फा का मान कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं,
अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग देखिए। तो हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आप जानते हैं एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। आपकी इच्छा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, जितना भी ओम आपको यूज करना है आप उस की को उससे क्या कर दोगे, पास आउट कर दोगे, वो रेजिस्टेंस बॉक्स उतने रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर किस प्रकार बेस्ड है। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट पर क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं किससे, डी से। ये पॉइंट क्या है, डी। तो हम क्या करते हैं कि सर्किट को जब हम कुंजी की लगा करके, यानी की को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको जब हम ऑन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसमें करंट क्या होती है, फ्लो होती है। और फिर हम गैल्वेनोमीटर कैसा होता है बेटा, इसके मिडिल में क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट 0 होता है और इधर 30 डिवीजन होते हैं और 30 डिवीजन बेटा इस साइड में होते हैं। तो होता क्या है बेटा कि सबसे पहले हम इस जॉकी को इस वायर पे टच कराते हैं और एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आ जाए। यानी उस पॉइंट पर हम गैल्वेनोमीटर की जॉकी को रोक लेते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन आ जाए, नो डिफ्लेक्शन, यानी उसकी निडल 0 की तरफ हो। ऐसी कंडीशन में हम मीटर स्केल के द्वारा बैलेंसिंग लेंथ को नोट कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी बैलेंसिंग लेंथ हमने मान ली कितनी है, L है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ हो जाएगी 100 माइनस L, 100 माइनस L। तो बेटा A से B तक जो वायर की लेंथ है ये काम करती है P रेजिस्टेंस का, ये काम करती है किसका बोलो, Q रेजिस्टेंस का, और ये काम करती है R रेजिस्टेंस बॉक्स R, और ये है अननोन रेजिस्टेंस S। तो क्या हम व्हीटस्टोन में क्या पढ़ते थे बेटा, व्हीटस्टोन क्या होता था अपने पास, ये 4 रेजिस्टेंस होते थे और यहाँ क्या होता था P, Q, R, S, A, B, C और D। तो देखो A to B, तो A to B क्या हो गया P, B to C, B to C क्या हो गया Q, और A to D क्या हो गया, A to D क्या हो गया R, और D to C, D to C क्या हो गया S। तो ये और ये क्या है, B to D है। जैसे मान लो B to D का मतलब क्या है, ये B है और ये क्या है, D है। तो आप जानते थे कि हम यहाँ क्या जोड़ते थे, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए ये सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम इसके द्वारा एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसे समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं लेट कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। यहाँ ये जो वायर है 1 मीटर लेंथ का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो ऐसी कंडीशन में, और इसकी रजिस्टिविटी क्या है, और इसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो है। नाउ रजिस्टिविटी रो है तो रजिस्टेंस ऑफ वायर पॉइंट A to B, A to B तक का रजिस्टेंस P है, और रजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ रजिस्टेंस P है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू रो, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है L अपॉन A, ये P की वैल्यू हो गई। ऐसे ही बेटा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो,
क्योंकि उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा रो और एल की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन ए, राइट बेटा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे बताइए आप कि यहाँ से P अपॉन क्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए इंटू ए अपॉन रो 100 माइनस एल, तो ये हो जाएगा ए टू ए रो टू रो, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, P अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या पढ़ चुके हैं हम, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। तो देन R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है, L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, इधर देख लेते हैं। यहाँ से बेटा आप खुद बताइए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, S की। तो S अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L। तो देन S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये है अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू बेटा, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। रजिस्टेंस बॉक्स में से जो भी रजिस्टेंस आप निकालेंगे वो वैल्यू किसकी होगी, आर की, और जो बैलेंसिंग लेंथ आप नोट करेंगे वो वैल्यू किसकी होगी, एल की। इन दोनों वैल्यू को पुट करके आप अननोन रजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एस आ गया तो मैंने बोला था कि मीटर ब्रिज से आप रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो रजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे बेटा, इधर देख लीजिए आप। अगर आपके पास S है, S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, और इसी अननोन रेजिस्टेंस की आपको क्या निकालनी है, रजिस्टिविटी। तो हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है, राइट। यहाँ आर क्या है, वो रजिस्टेंस जिसकी आप रजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एस आ जाएगा। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ पुट कर देंगे। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। आज क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का नहीं है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया उस वायर का है जिसकी आप रजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। लेंथ भी ये उसी वायर की है जिस अननोन रेजिस्टेंस की आप रजिस्टिविटी निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार मीटर ब्रिज से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ पिन पॉइंट्स की। तो इसका फर्स्ट पिन पॉइंट बेटा ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहली बात तो ये है। सेकंड जो मोस्ट बात है उसको आप नोट करिए, वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में जो नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आनी चाहिए वो हमेशा इस मीटर स्केल के मिडिल में आनी चाहिए। यानी इसके मिडिल का मतलब है 50 सेंटीमीटर पर आनी चाहिए। कोशिश करिए कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो समथिंग 50 सेंटीमीटर पर आनी चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, और अगर ये मिडिल में आएगी तो P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में R बराबर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी वाला
एपरेटर बन जाएगा अगर आप इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहाँ लेते हो, मिडिल में, तो इसकी सेंसिटिविटी हायर हो जाएगी, यानी मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण पॉइंट था, आपको 1 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ मिडिल में क्यों लेते हैं, तो आप लिख देंगे क्योंकि मिडिल में लेने से इसकी सेंसिटिविटी का मान हाई हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम मीटर ब्रिज में मिडिल में इसकी बैलेंसिंग लेंथ लेते हैं बिकॉज ऑफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S देन R इक्वल टू S। और थर्ड पॉइंट है बेटा कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर की जगह हम क्या लगा दें, इस सेल को, और इस सेल की जगह किसको लगा दें, गैल्वेनोमीटर को, यानी अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को यदि इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी बैलेंसिंग लेंथ नो चेंज, यानी इसकी लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि इन्हें आपस में क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमने किसको सीखा, मीटर ब्रिज को। एक और टॉपिक हम लेते हैं और वो हम पहले भी थोड़ा बहुत आपको बता चुके हैं। जब आपको हमने किसके बारे में बताया था, इधर ध्यान दें, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चरों में भी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बताया था बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ बताया था, जब ऑफलाइन क्लासें थी जिसमें हम पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस बताया था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता देता हूं और फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करना बता देता हूं, सिर्फ इतना कर रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, कि जो सेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन हैं वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं वही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं वही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कारण क्या है कि जब ये आयन आपस में कॉलिजन करते हैं या मॉलिक्यूल से कॉलिजन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे सपोज ये कोई सेल है, इसमें ये कोई 2 इलेक्ट्रोड पड़े हैं, ये कोई 2 इलेक्ट्रोड हैं, जैसे ये एनोड है ये कैथोड है, और इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये है इसका इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके डिपेंडिंग फैक्टर, यानी इसके डिपेंडिंग फैक्टर क्या है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CID और इनवर्सली प्रोपोर्शनल AT। ये ट्रिक है इसको समझने की। कैसे, मैं आपको बारी बारी से एक एक बता देता हूँ। फर्स्ट फैक्टर है C का मतलब कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, और कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन यदि मैक्सिमम है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम। कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, तो ऐसी कंडीशन में R की वैल्यू भी क्या होगी, कम। ये समझते चलना। I मतलब है फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट्स, यानी इस सेल से जो करंट है वो सर्किट में फ्लो किस प्रकार हो रहा है, ये करंट पर भी डिपेंड करता है। D का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस इस पर भी डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और नेक्स्ट है ए का मतलब है एरिया। तो ध्यान देना बेटा, एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का एरिया नहीं, यानी इमर्ज्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी ये इलेक्ट्रोड का कितना एरिया इस इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ है, यानी इमर्ज्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी ये इलेक्ट्रोड्स यदि ज़्यादा इसमें डूबे हुए हैं यानी इमर्ज्ड हैं
तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। T का मतलब टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इन पर डिपेंड करता है। और ये भी कह सकते हैं आप क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी इसके अलावा एक पॉइंट और कह सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। राइट बेटा। अब बात आती है इसकी फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। सपोज हमने माना अगर ये कोई सेल है प्लस माइनस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। दिस इज कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और इसका ईएमएफ कितना है, ई है। तो ऐसी कंडीशन में हम आर का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला बेटा यहाँ से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो आर प्लस स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू कैपिटल ई। राइट बेटा। अब आप जानते हैं कि अगर इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई, और ये रेजिस्टेंस आर है, तो आर रेजिस्टेंस के पॉइंट या कॉर्नर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल आर V इज इक्वल टू आई आर, देन ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी एंड आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, ये हुआ। अब यहीं से देखो V इज इक्वल टू क्या है, आई आर, तो आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, आई, इसके लिए हो जाएगा वी वाई आर, तो यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये जो I है हमने क्या ली थी इस रेजिस्टेंस में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ई क्या है बेटा, वेयर ई इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ सेल एंड V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, EMF जो होता है जब सेल ओपन सर्किट में होता है, यानी उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तब होता है EMF। और जब उसी सेल को सर्किट में जोड़ देते हैं और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जब वो जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तब उससे करंट फ्लो होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो ऐसी कंडीशन में उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल। तो ये है पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, और आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन सब की वैल्यू रख करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, स्मॉल आर का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की तरफ। पोटेंशियोमीटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पोटेंशियोमीटर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इन टॉपिकों को पढ़ते हुए हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।